Hello everyone. So in today's lecture, we'll start with vectors. ठीक है, तो आरडीटी में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे आपके एंजाइम्स। ठीक है, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो हम आरडीटी में यूज करते हैं। ठीक है, और हमने बेसिक पढ़ा था अबाउट ईयर जो कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे इस पे बेस्ड आपके। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे आपके वेक्टर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके वेक्टर्स। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स जिसको हम यूज करते हैं आरडीटी के अंदर। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मिड क्या होता है आपका। ठीक है ना, प्लाज्मिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो एक तो हम किसकी बात करेंगे, प्लाज्मिड्स की। ठीक है, प्लाज्मिड्स में जैसे अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, जैसे PBr322। ठीक है, PBr327। वी हैव योर PUC8। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे PUC में भी बड़े सारे हैं, PUC8 होता है। ऐसे ही 18 19 बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जो भी मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर मतलब स्पेशल होता है। बट चलो हमें जनरल पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है PGM3Z। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे फिर हम देखते हैं कि कुछ आपके जो बैक्टीरियोफाजिस बैक्टीरियोफाजिस वो वायरसेस होते हैं जो नॉर्मली बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली वायरसेस क्या कर रहे हैं, वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डिलीवर करते हैं। तो हम इसी चीज का फायदा उठा सकते हैं कि हम वायरस के अंदर अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे एंड वायरस विल डिलीवर दैट डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है ना, नॉर्मली वायरस क्या करता है, जैसे मान लो ये आपका, अगर हम ये बैक्टीरिया दिखाते हैं। ठीक है, तो वायरस क्या करता है, जैसे बैक्टीरियोफाजिस हम ऐसे से शो करते हैं जिसमें हेड होता है, उसमें एक ऐसे नेक होती है, फिर आगे टेल फाइबर्स होते हैं। सो व्हाट दे डू, उनके पास जो डीएनए होता है, जनरली डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसको किस में लेके जाते हैं, बैक्टीरिया में, और उसकी कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वायरस के अंदर पैकेज करा देंगे, और फिर वो वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाके उसकी कॉपी बनाएगा। क्योंकि कल भी मैंने एक टर्म यूज करी थी, जीन क्लोनिंग। ये जो हम कर रहे हैं ना, चलो अलग अलग मोटिव हो सकता है। एक तो होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी आपने कॉपीज बनानी है। ठीक है, जो हम ये वेक्टर्स के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं, फिर वेक्टर को हम किसी में डाल देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर या जो भी आपका ईस्ट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉपीज बना रहे हैं। और दूसरा होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, जिसमें हमें किसी स्पेसिफिक जीन को एक्सप्रेस कराना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम मेनली हमारा जो मोटिव रहेगा, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉपीज। अब बात ये भी होती है ना, अलग अलग वेक्टर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीन है इंटरेस्ट का, उसका साइज कितना है। ये भी मैंने आपको टेबल शो करी थी, अभी भी आज भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि वो आपसे ये पूछता है कि आप ये बताओ कि अलग अलग टाइप के जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी हम अलग अलग टाइप के वेक्टर यूज करते हैं उनका इंसर्ट साइज कितना है। ऑब्वियसली एक एक जो स्पेसिफिक वेक्टर होता है वो एक साइज ऑफ डीएनए को ही अकोमोडेट कर सकता है। अगर आप उससे बड़ा डीएनए उसमें डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाजिस पे बेस्ड कुछ वेक्टर्स होते हैं, जैसे M13 होता है। ठीक है, M13 एक वायरस है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे बैक्टीरियोफाज लैम्डा की। नेचुरली ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफाज लैम्डा। ठीक है, और फिर कुछ मॉडिफाइड भी हम बनाते हैं, जैसे एक फाजमिड क्या होता है, कॉस्मिड क्या होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, की बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो ये इसको हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर्स होते हैं इनका इंसर्ट साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। क्योंकि अब डिपेंड करता है ना आपको, जब हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब जब हमें ह्यूमन के पूरे जीनोम का क्या बनाना है, एक एक लाइब्रेरी बनानी है,
तो हम चाहते हैं कि हमारे पास वो वेक्टर्स हों, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये चाहते हो कि कम से कम फ्रैगमेंट्स हो, ठीक है ना, क्योंकि जीनोम का साइज बड़ा है। अब कम फ्रैगमेंट्स के लिए फ्रैगमेंट्स बड़े होने चाहिए, और बड़े फ्रैगमेंट्स के लिए तो आपको वो वेक्टर चाहिए जो लार्ज साइज ऑफ डीएनए को एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। सो बाकी इसमें हम सिलेक्टेबल मार्कर्स की बात करेंगे, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो आपको बस ना थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक तो वेक्टर में होता क्या है, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे हम सिलेक्शंस की बात करते हैं, जैसे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो थोड़ा बहुत ना आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है, और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या होता है, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो वेक्टर्स हैं उसके इंसर्ट साइजेस, ठीक है, क्योंकि यही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो आपको बेसिक क्लियर है इसी जो हमने लास्ट में पढ़ा है कि मेन क्या होता है वेक्टर का मोटिव, सिर्फ ये होता है कि वेक्टर के अंदर आप अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि हम एक वेक्टर में क्या करते हैं, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होती हैं, उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट्स होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, एक तो कोई भी वेक्टर जो आप यूज कर रहे हो, क्योंकि वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी तो कॉपीज बना पाएगा। दूसरा उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट मतलब मल्टीपल जगह पर आप डीएनए को कट कर पाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जनरली जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपका वेक्टर है उसको आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराते हो, ठीक है। और तीसरा हम इसमें क्या बात करते हैं, एक ओरिजिन, एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और तीसरा हम इसमें क्या कह रहे थे आपका सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि अल्टीमेटली दैट विल हेल्प अस इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जो हमें रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन वेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, और बेसिक नॉलेज होगी आपको, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। और और ये बनाते भी रहते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, तो अब कई बार वो बहुत स्पेसिफिक पूछ लेता है, तो या तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बट चलो, जो भी बेसिक से वेक्टर हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन वेक्टर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे आपका, क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सबसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्लोनिंग वेक्टर जो ई कोलाई प्लाज्मिड पे बेस्ड है, ठीक है। सो जो सिंपलेस्ट अगर हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करें, सो दे आर बेसिकली योर प्लाज्मिड, और उसमें प्लाज्मिड में हम किसका नाम लेते हैं आपका PBR322, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लाज्मिड जो बनाया गया था। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, BR साइंटिस्ट के नाम पे था, बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, और 322 एक स्पेसिफिक उन्होंने जो भी वेक्टर को नंबर दिया था, क्योंकि उन्होंने और भी प्लाज्मिड बनाए 325, 327, 328, तो जो भी उनका बेसिकली मोटिव था, तो उन्होंने 322 उसको एक मतलब एक नंबर दिया, ठीक है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये सिर्फ 4363 बेस पेयर, और यू कैन से कि 4.3 किलो बेस पेयर। तो इसका जो साइज है वो सिर्फ कितना है, 4.3 किलो बेस पेयर, ठीक है। तो इसको प्यूरी विच मीन्स दैट नॉट ओनली कैन द वेक्टर itself be purified with ease, बट सो कैन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्टेड विद इट। क्योंकि कोई भी प्लाज्मिड है, अगर आपने उसके अंदर डीएनए डालना है तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये PBR322 है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ओरिजिन ऑफ जो मतलब एक जो वेक्टर होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर के अंदर एक तो आपको ओरिजिन चाहिए, ठीक है। यू नीड सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो आपके क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। और ये सब आपकी क्लोनिंग साइट है, PST1, PVU1, EcoR1, CLE1, HIND3, BAM-H1, SEL1, ठीक है। मेन यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कि मतलब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या तो वहां पे डालोगे जहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, या वहां पर डालोगे जहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस भी करेंगे, और हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आप मान लो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट में PST1 वाली साइट है, तो आप यहाँ पे डाल दो, क्योंकि वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने सेम एंजाइम से क्या कराना होता है, सेम एंजाइम से आपने डाइजेस्ट कराना होता है। अगर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में BAM-H1 है तो आप BAM-H1 से कट करा दो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका
किसकी बात करी हमने? वेक्टर की, PBR 322। ठीक है। अब वही होता है ना, अब कई बार तो आपको साइड्स याद रखनी होती हैं। ठीक है। अब जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हमारी मैम ने क्वेश्चन डाला ऐसे ही कि हमने इस से कट कराया। ठीक है। तो मतलब उसने उन्होंने कहा कि मान लो दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इससे कट कराया तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, या तीन डाल दिए। अब बात क्या थी, वो जो नाम उन्होंने दिए थे वो साइट इसमें थी ही नहीं। अब बच्चे लगाए कि भाई, क्योंकि साइट्स तो याद कर ही नहीं थी हमने कि कौन कौन सी साइट होती है। हमने कहा कि चलो तीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सर्कुलर है, तो चलो एक कट ने लीनियर कर दिया, दो कट मार के तीन फ्रेगमेंट आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया ना कि ये वाली रिस्ट्रिक्शन साइट तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कट कैसे करेगा, तो आंसर आना चाहिए था 0। तो अब चलो हम इस चीज में अब इतना नहीं जा सकते। अब यहाँ पे तो चलो जो साइट्स हैं थोड़ी बहुत आप याद रख सकते हो, अदरवाइज कितनी साइट्स आप याद रखोगे? देखो ना, टीचर भी कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि टू चेक इट आउट कि आपको साइट्स के नाम भी याद है कि नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अभी हमने बात करी। ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि या तो आप टेट्रासाइक्लिन वाली जगह या बेसिकली एम्पिसिलिन वाली जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो। ठीक है। इसको भी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है। तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर है, इसका साइज छोटा होने की वजह से आप इसको इजिली प्यूरिफाई कर सकते हो। और थर्ड एडवांटेज इसका हाई कॉपी नंबर। ठीक है। कहते जनरली ये इसकी 15 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वेक्टर के 15 मॉलिक्यूल होते हैं एक सेल के अंदर। लेकिन ये नंबर आप 1000 to 3000 तक भी करा सकते हो बाय प्लाज्मिड एम्पलीफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर सच एज क्लोरामफेनिकोल। कहता है क्लोरामफेनिकोल की प्रेजेंस में आप इस कॉपी नंबर को 1000 से 3000 तक करा सकते हो। ठीक है। सो एन ई कोलाई कल्चर देयरफॉर प्रोवाइड्स ए गुड यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट PBR 322 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो एक तो इसका साइज है, इसमें ओरिजिन है, सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। नाउ इट इज ऑल अप टू यू कि आपने कहाँ पर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराना है। कॉपी नंबर कहता है 15 है। 15 का मतलब क्या है, अगर आप वेक्टर के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के इसमें डालोगे तो 15 कॉपी बना देगा वो। लेकिन कहता है क्लोराम फेनिकोल विच इज ए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, उसकी प्रेजेंस में ये कॉपी नंबर 1000 से 3000 तक भी जा सकता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं PBR 327 की, विच इज ए हाइयर कॉपी नंबर प्लाज्मिड। ठीक है। कहते हैं हमने 1089 बेस पेयर का एक सेगमेंट डिलीट कर दिया, किसमें से? PBR 322 में से। ठीक है। लेकिन कहते हैं जब ये डिलीशन करने से एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की जीन्स इंटैक्ट है, बट चेंज द रेप्लिकेटिव एंड कॉन्जुगेटिव एबिलिटीज ऑफ द रिजल्टिंग प्लाज्मिड। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे क्या होता है ना, अब आप प्लाज्मिड से डील कर रहे हो। ठीक है। अब कई बार आप मतलब प्लाज्मिड ऐसे कुछ दिख तो रहा नहीं आपको। ठीक है। अब कई बार होता है कि आपने प्लाज्मिड बनाया, ठीक है, और कई बार मान लो आप वहीं बैठ के खाना खा रहे हो, तो गलती से वो प्लाज्मिड आपके खाने में चला गया, वो खाना आप खा गए। अब वो प्लाज्मिड क्या है, जो आपके बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, क्या पता वो उसके अंदर चला जाए। दिस इज कॉन्जुगेटिव एबिलिटी। ठीक है। तो ये PBR 327 होता है ना, इसकी हमने कॉन्जुगेटिव एबिलिटी को खत्म कर दिया। ये खुद से नहीं जाएगा, कि मतलब चलो आपके अंदर तो चला गया, बट आपके अंदर जो बैक्टीरिया है उसके अंदर खुद से नहीं जाएगा। ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पर कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है। ठीक है। एक तो पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इसका कॉपी नंबर थोड़ा ज्यादा है, 30 to 45 है। ठीक है। इसकी डिलीशन से, इस जो हमने 1089 बेस पेयर का डिलीशन करा है, उससे हमने इसकी कॉन्जुगेटिव एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे ये कैसा प्लाज्मिड बन गया? नॉन कॉन्जुगेटिव। कैसा बन गया? दैट cannot direct its own transfer to other E. coli cells। ठीक है। मतलब यू नीड टू गिव सम स्पेसिफिक कंडीशंस, या जो भी आपको देना पड़ेगा, तभी ये जो प्लाज्मिड है ये सेल के अंदर जाएगा, तो खुद से नहीं जाएगा। ठीक है। So this is important for biological containment, averting the possibility of a recombinant PBR 327 molecule escaping from the test tube and colonizing bacteria in the gut of a careless molecular biologist। कि अब ऐसे आप डील कर रहे हो और वो अगर आपके अंदर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल चला गया, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया, क्योंकि इकोलाई तो आपके अंदर भी है, या हमारा एक होता है माइक्रोफ्लोरा। ठीक है। ये हम जैसे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया हमारे हर बॉडी पार्ट में है हमारे, बट क्या वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग है, क्योंकि कौन सी कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। हमारे
स्किन पे कौन से हैं, हमारी इंटेस्टाइन में कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे कईयों को एक्ने होता है, तो एक्ने में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग अलग टाइप के, उसे बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा। तो माइक्रोफ्लोरा में ये बताता है कि नेचुरली देर आर फ्यू बैक्टीरिया। जैसे अब इकोलाई है, इकोलाई अगर मेरे इंटेस्टाइन में है, ठीक है, तो वो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है ना। जैसे अब आप जैसे ये आप याकुल्ट जो प्रोबायोटिक पीते हो, वो क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया ही होते हैं, उनके स्पोर्स वगैरह होते हैं। सो अब लेकिन ई कोलाई जो है, अगर वो मान लो किसी और बॉडी पार्ट में चला गया, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना, जो भी हम पानी पीते हैं उसको हम ई कोलाई के लिए चेक करते हैं कि उसमें अगर ई कोलाई का लेवल ज्यादा है तो दैट कैन कोज डायरिया, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर वो दूसरे बॉडी पार्ट में चला गया तो वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर है तो वो हमारे लिए विटामिन B12 बनाता है, क्योंकि हम अपने से विटामिन B12 नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कई बार आप डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिख के देता है, तो वो आपको साथ में कई बार ये भी कहता है कि आप एक प्रोबायोटिक भी लो, ठीक है। वो स्पोर्ट्स भी आते हैं, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। उसके पीछे मोटिव ये होता है ना कि जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो वो उन बैक्टीरिया को तो मार ही रहा है जो आपके, जिसने आपके अंदर इन्फेक्शन कर रखा है, बट साथ ही साथ जो हमारे नेचुरली जो बॉडी में बैक्टीरिया हैं, जैसे इकोलाई है, जो नॉर्मली मैंने बताया ना माइक्रोफ्लोरा में होते हैं, वो उनको भी तो मार रहे हैं ना। तो उसके लिए वो साथ में आपको कहते हैं कि आपको एक प्रोबायोटिक भी लेनी चाहिए, ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे ये सेलेक्टेबल मार्कर का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। उससे पहले हम एक PUC8 की बात करते हैं कि PUC8 क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कैसा प्लाज्मिड है आपका, लैग सिलेक्शन बेस्ड। ये कैसा प्लाज्मिड है आपका, लैग सिलेक्शन बेस्ड। तो PUC8 भी आपका PBr322 से ही डिराइव हुआ है। ऑल दो ओनली द रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन रिमेन, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और साथ में आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। The nucleotide sequence of the ampicillin resistance has been changed so that it no longer contains a unique restriction site, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो कोई रिस्ट्रिक्शन साइट भी नहीं है। जैसे पहले आपने जो पढ़ा है उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में क्या क्या था, जो आपने पढ़ा भी उसमें PST1 और PVU1 था, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि यहाँ पर वो वाली जीन्स भी आपकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है लैग जी प्राइम, उसके अंदर ही क्या होती हैं आपकी क्लोनिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे लैग जी प्राइम क्या होता है। वैसे नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है कि जो लैग ओपेरोन में लैग जी होता है वो क्या बनाता है आपका, बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैग जी कोड्स फॉर विच एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। अब वो कह रहा है कि PUC8 के क्या एडवांटेज हैं कि जिसकी वजह से वो एक बहुत पॉपुलर है, ठीक है। दिस इज फोर्टिशियस, दैट इज जो मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन में, दे आर एकम्पेंड बाय चांस म्यूटेशन, ठीक है। कहता है इसके ओरिजिन के अंदर ऐसी कुछ म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से इसका कॉपी नंबर 500 to 700 हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी वेक्टर होता है उसका, जो आप एक तरह से कहोगी जो उसका कॉपी नंबर है, ठीक है, वो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड करता है, ठीक है। मान लो कुछ म्यूटेशन होगी ओरिजिन के अंदर जिसकी वजह से उसका कॉपी नंबर कितना हो गया, 500 to 700। पहले आप कितना कह रहे थे, 15, ठीक है। फिर अब जब आए PBr327 के ऊपर, उसमें कितना था, 30 से 45। अब आप कह रहे हो 500 से 700। तो ये मतलब क्या है, देखो ईच एंड एवरीथिंग की कुछ ना कुछ म्यूटेशन होने की वजह से, चांस म्यूटेशन की वजह से उसका कॉपी नंबर इतना बढ़ गया, ठीक है। देखो क्या ना, ये जो RDT है ना, इसमें ना थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, आप कर क्या रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में बताओ, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, आपने देखा ना, वो दिखने में बड़े अजीब से लगते हैं बट है इजी। दिखने में तो इतने अजीब से लग रहे थे, बट बात क्या होती है ना कि थोड़ा सा इसमें कैसे काटना है, क्या हो रहा है, वेक्टर क्या है। बाकी वेक्टर्स तो दुनिया भर के हैं, ठीक है। क्योंकि दिस इज समथिंग विच कैन बी आर्टिफिशियली मेक। जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसा वेक्टर बना के दो, कंपनी आपको वो भी बना के दे देगी। तो कंपनीज होते हैं जो वेक्टर बना के भी देती हैं। करना है क्या उन्होंने, अलग अलग DNA को लेना है, उनको जोड़ के आपको दे देना है। तो वेक्टर हम अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए, मुझे ओरिजिन इसका चाहिए, मुझे प्रमोटर उसका चाहिए, मुझे ये उसका चाहिए, वो उसका चाहिए, ठीक है। अब कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज कॉपी बना के रख लेती है ना। अब ये थोड़ा है कि उन्होंने एक प्रमोटर ले लिया किसी से या एक सेगमेंट ले लिया, उन्होंने उसकी कॉपी बना के रखी हुई है ताकि जिसकी जैसी जरूरत हो वो लेके आपस में लाइगेट कर दो, ठीक है। तो ये लगता थोड़ा इजी है, बट
ऑब्वियसली इसके लिए आपको मतलब परफेक्शन चाहिए कि कैसे डीएनए को डील करना है, कैसे हमने उससे वेक्टर बनाना है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज हो गया कॉपी नंबर ज्यादा है। कहते हैं दूसरा एडवांटेज ये है कि हम ना एक ही बारी में हम क्या कर पाएंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसी बात पर आएंगे। जनरली जब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें ना हमें प्लेटिंग करनी पड़ती है 2 बारी, 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती है। इसमें आप एक बार में ही आपको पता लग जाएगा ये रिकॉम्बिनेंट है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें हम एम्पिसिलिन और एक्स गैल यूज करते हैं। एक्स गैल क्या होता है, ये कलरलेस सबस्ट्रेट होता है। 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसाइड। ठीक है, ये क्या होता है, कलरलेस सबस्ट्रेट। तो अभी इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको लिखवाऊंगा। और जब इसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्ट करता है तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड एडवांटेज इसका क्या है कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, which allows a DNA fragment with 2 different sticky ends to be cloned without restoring to additional manipulation such as linker attachment। इसमें क्या होता है ना, जैसे एक तरफ एक स्टिकी एंड है दूसरी तरफ दूसरा है, उसको आप लाइगेट कर सकते हो। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें यही था ना, वो कहता है कि सेल्फ लाइगेशन ना हो, क्योंकि कई बार आप वेक्टर को कट करते हो वो आपस में दोबारा लाइगेट कर गए। तो उसमें मैंने आपको एक तो बताया था आप एक एल्केलाइन फॉस्फेटेज यूज कर लो, ताकि आप 5 प्राइम का फॉस्फेट हटा दो, तब वो सेल्फ लाइगेट नहीं करेगा। दूसरा हमने कहा था कि ना आप दो दो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करो वेक्टर में, तो उससे भी क्योंकि एक तरफ स्टिकी एंड अलग बनेगा दूसरी तरफ अलग बनेगा, तो वो लाइगेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज कॉपी नंबर ज्यादा, दूसरा आप एक ही प्लेट पे सिलेक्शन कर पाओगे, और तीसरी बात आप 2 डिफरेंट स्टिकी एंड्स के साथ भी डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और फिर बाकी वेक्टर्स पे आएंगे। ठीक है, सो अब हम आपका जैसे एक तो सिलेक्टेबल मार्कर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली आपकी जीन्स हैं वो कैसे सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रही हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ठीक है, जैसे देखो अभी आपने जो वेक्टर बनाया था, जैसे हम PBR 322 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो उसमें यहाँ पर आपने एम्पिसिलिन था। ठीक है, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था और यहाँ पर आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें साइड थी PST1 PVU1, और इसमें क्या थी, इधर कौन सी थी, BAM H1 एंड SAL1। हम्म, ठीक है, चलो जो भी है। अब मान लो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में डालना है। ठीक है, अब मान लो हम कह देते हैं कि हम एम्पिसिलिन वाली जगह डालते हैं। देखो उसके पीछे क्या मोटिव होता है ना, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मान लो मेरे पास ये 2 अलग अलग जीन्स हैं। ठीक है, इसमें इसमें कौन सा आपका जैसे PST1 वाली साइट है। ठीक है, इसमें PST1 या PV1 वाली नहीं है, इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया इसमें BAM H1 वाली है। तो अगर जिसमें PST1 वाली साइट है तो उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, जिसमें बैम वाली साइट है उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। तो वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि एक चीज आप याद रखना कि मतलब चाहे आप सेम मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं भी कट करा रहे, बट दोनों या तो स्टिकी एंड बनाए या दोनों ब्लंट बनाए। ये हमने कल जो क्वेश्चन देखे थे उसमें देखा था कि अगर वेक्टर के अंदर स्टिकी एंड है तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी स्टिकी एंड होना चाहिए। वेक्टर के अंदर ब्लंट एंड बना रहे हो तो जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी ब्लंट एंड बनाओ। ठीक है, अब वही होता है ना। अब मान लो अब यहाँ पर तो आपने मान लो 7 8 साइट दिखाई, तो जरूरी थोड़ा है कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में वालों वो 7 8 साइट है ही नहीं। तो फिर हमको वेक्टर भी उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा कि उसके अंदर हम वो बेसिकली जो क्लोनिंग वाली साइट इंट्रोड्यूस करें, ताकि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो क्लोनिंग साइट है वो वेक्टर में भी हो। तो ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जीन का साइज कितना है, जिस वेक्टर को आप चूज कर रहे हो उसमें वो क्लोनिंग साइट है कि नहीं है। अगर वो है ही नहीं, ठीक है, और जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट में जो क्लोनिंग साइट्स हैं अगर वो दूसरे वेक्टर में है ही नहीं, जो भी वेक्टर आप यूज करना चाह रहे हो, तो फिर तो आप यू कैन नॉट यूज दैट वेक्टर फॉर इंसर्टिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैंने ये मान लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन वाली जगह डाल दिया। ठीक है,
तो ये मेरा कौन सा वेक्टर बन गया? रिकॉम्बिनेंट। ये कौन सा वेक्टर बना दिया हमने? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। लेकिन इससे क्या होगा, एम्पिसिलिन वाला जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब सिंपली ये होता है, ये जीन्स कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती। अब इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस तो है, ठीक है, लेकिन ये एम्पिसिलिन के लिए क्या हो गया अब आपका? सेंसिटिव। एम्पिसिलिन के लिए क्या हो गया? सेंसिटिव। ठीक है। अब देखो आपके पास दो तीन बैक्टीरिया हैं। मान लो एक बैक्टीरिया वो होगा जिसमें प्लाज्मिड ही नहीं है, ठीक है। एक बैक्टीरिया आप क्या शो कर रहे हो? एक बैक्टीरिया हमने वो शो करा जिसमें प्लाज्मिड है ही नहीं, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है बट प्लाज्मिड नहीं है। दूसरा बैक्टीरिया वो है जिसके पास अपना डीएनए है और उसके अंदर नॉर्मल वाला प्लाज्मिड है, क्योंकि वही आपको मैंने बताया ना, कई बार जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपके कई बार सेल्फ लाइगेशन भी हो जाती है। सेल्फ लाइगेशन से मतलब वो प्लाज्मिड को आपने कट करा बट वो दोबारा आपस में ज्वाइन हो गया, ठीक है, तो दैट इज योर नॉन रिकॉम्बिनेंट। और तीसरा बैक्टीरिया वो होगा जिसमें आपका जिसमें वो डीएनए आपका जो इंटरेस्ट वाला है वो है, ठीक है, जिस जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये आपका वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इसमें तो प्लाज्मिड ही नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहे कोई भी एंटीबायोटिक दो, चाहे एम्पिसिलिन दो, चाहे टेट्रासाइक्लिन दो, ये तो इट विल बी किल्ड, इसकी ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि एम्पिसिलिन भी इसको मार देगी, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन भी इसको किल कर देगी, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों रेजिस्टेंस जीन है, क्योंकि तो इसको चाहे आप एम्पिसिलिन दो तब भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, और टेट्रासाइक्लिन दो तब भी ये सरवाइव करेगा, ठीक है। और इस केस में अगर आप एम्पिसिलिन दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी किल्ड, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को आपने खत्म कर दिया, और टेट्रासाइक्लिन आपने दिया तो इट विल सर्वाइव, ठीक है। अब बात ही आती है, ये तो चलो किसी भी एंटीबायोटिक पे ग्रो नहीं करेंगे। अब इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें दो बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। पहली बार हम वो प्लेट लेंगे जिसके ऊपर ये दोनों ग्रो करें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप वो एंटीबायोटिक ले लोगे जिसपे ये आपके दोनों एक ग्रो कर रहा है, ग्रो तो ऑब्वियसली दोनों एंटीबायोटिक्स पे सिर्फ ये ग्रो करता है, ये एम्पिसिलिन पे नहीं करता, टेट्रासाइक्लिन पे करता है। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक मैं चूज करूंगा, मैं वो चूज करूंगा जिसपे दोनों ग्रो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो दैट इज टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जब है तो उसके ऊपर ऐसे कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनी। ऑब्वियसली इसमें कुछ रिकॉम्बिनेंट्स में या कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में, एक कॉलोनी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फिर मैंने एक और प्लेट ली, उसमें मैंने एम्पिसिलिन डाला, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, जैसे यहाँ से मैंने कुछ बैक्टीरिया लिए, ठीक है, इस कॉलोनी से कुछ बैक्टीरिया लिए, अलग अलग कॉलोनी से आप बैक्टीरिया ले रहे हो, ठीक है। अगर तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि ये वो कॉलोनी है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया है जो मेरे जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हमने तो थोड़े से बैक्टीरिया लेने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो मे बी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, आपने तो थोड़े से लेने हैं, यहाँ पे देखना है। अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो तो मेरे काम के नहीं है, क्योंकि वो तो कौन से वाले हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों पे ग्रो करते हैं, बट जो रिकॉम्बिनेंट्स वन है वो सिर्फ किस पे ग्रो करते हैं? आपके टेट्रासाइक्लिन पे, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये मेरे जो बेसिकली इस इस कॉलोनी में जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इस तरह से। बट यहाँ पर आपको प्लेटिंग जो है वो दो बार करनी पड़ी, इस वजह से ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसीजर हो जाता है कि आपको पहले एक प्लेट फिर दूसरी प्लेटिंग, ठीक है। लेकिन अभी हम जिसकी बात करेंगे PUC 8 की, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ एक ही बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ना उसमें कलर आता है, और कलर से आपको पता लग जाता है कि वो बेसिकली आपका रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको PUC 8 का स्ट्रक्चर बताऊं, PUC 8 में सिंपली क्या होता है, अगर आप PUC 8 वेक्टर की बात कर रहे हो, एक तो उसके अंदर
जो भी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। एक तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, वो तो चलो है ही सी, आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन है। कौन सी वाली जीन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन। और इसके अंदर हमने एक एक लैग जी प्राइम, ये मेन है, क्योंकि इसी के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, कि जहां पर आप डीएनए डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को लगा सकते हो, ठीक है। सो अब लैग जी प्राइम का क्या फंडा है, ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज की 2 सब यूनिट्स हैं। बीटा गैलेक्टोसिडेज की कितनी सब यूनिट्स हैं? 2 सब यूनिट्स, ठीक है। इसकी कितनी सब यूनिट होती है? 2 सब यूनिट। अब लैग जी प्राइम का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है। अब एक तो बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है, ठीक है, जैसे ये उसके पास अपना डीएनए है, ठीक है। और एक आपका उसके अंदर ये PUC8 है, नॉर्मल वाला, ठीक है, जिसके अंदर लैग जी प्राइम है, ठीक है। तो नॉर्मल जिसके अंदर PUC8 होता है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का मान लो एक कंपोनेंट ये बना रहा है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो ये बना रहा है। तो इसके अंदर तो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बन जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लैग जी प्राइम की जगह लगा दूं, तो उस केस में क्या होगा? अब मान लो ये आपका, उसे बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अगर मैं यहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दूं, तो क्या होगा? आपका लैग जी प्राइम क्या हुआ? इनएक्टिवेट हो गया। तो उधर से आपका कंपोनेंट नहीं बनेगा, ठीक है। दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ पे लगाना है? जहां पे लैग जी प्राइम है, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने से अब क्या होगा? जिसे हम बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। सो अब जो बैक्टीरिया है, मान लो हमने ये बैक्टीरिया बनाया, ठीक है, तो जिसके अंदर एक तो चलो आपका प्लाज्मिड है, और ये आपका वेक्टर, मतलब ये सॉरी ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, एंड दिस इज योर, जिसमें आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इधर से तो कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, इधर से तो कंपोनेंट बनेगा, बट इधर से आपका कंपोनेंट कुछ भी नहीं बनेगा। सो देयर विल बी नो बीटा गैलेक्टोसिडेज, नो बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका बनता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स में आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनता, ठीक है। आया समझ में ये? अब इसमें देखते हैं, इसमें ना एक ही प्लेटिंग से आपको पता लग जाता है, ठीक है, वो देखते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, हम एक ही प्लेटिंग में हम पता कर पाएंगे, ठीक है। सो वो जो प्लेटिंग होती है, उस प्लेट में हम देखते हैं क्या क्या डालते हैं। जैसे ये हमने प्लेट ली, ठीक है, इस प्लेट में मेनली हम तो एक तो डालते हैं एक्स गैल। ओबियसली अगार तो होता ही है, कि एक एक्स गैल, एक आपका होता है इस पे एक्स गैल एम्पिसिलिन, क्योंकि एम्पिसिलिन वाली जीन है, और एक IPTG। IPTG क्या होता है? इट इज ए इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपरॉन। IPTG स्टैंड्स फॉर आइसोप्रोपाइल थायो गैलेक्टोसाइड, गैलेक्टोसाइड, ठीक है। और एक्स गैल की फुल फॉर्म क्या होती है? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा D गैलेक्टो पैरानोसाइड, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपका? कलरलेस। ये कैसा होता है? कलरलेस। लेकिन जब इसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्ट करता है, कौन एक्ट करता है आपका? बीटा गैलेक्टोसिडेज,
ठीक है, तो ये एक तो बनाता है गैलेक्टोज, और एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है 5 प्राइम डाई ब्रोमो 4 प्राइम डाई क्लोरो इंडिगो, जिसका कलर कैसा होता है आपका, ब्लू। जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है, अब बीटा गैलेक्टोसिडेज कौन बना रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। बीटा गैलेक्टोसिडेज यहाँ पे देखो ना कौन बना रहे थे, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना नहीं रहे। तो जो आपको यहाँ पर दो टाइप की कॉलोनीज देखने को मिलेंगी, एक तो ब्लू, ठीक है, ब्लू कॉलोनीज, और एक आपको देखने को मिलेंगी वाइट कॉलोनीज। ठीक है, उसको चाहे हम ऐसे दिखा देते हैं, ये वाइट कॉलोनीज हैं। ठीक है, तो जो ब्लू कॉलोनीज हैं वो किसकी होंगी, आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट की। ठीक है, मतलब हमारी इंटरेस्ट की कौन सी है, वाइट। अब इसी में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि ब्लू कौन सी होती है, वाइट कौन सी होती है। जो बस आपसे वो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब वो लिख देंगे कि ब्लू वाली आपकी रिकॉम्बिनेंट होती है, वाइट वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है। ठीक है, तो वाइट वंस आर रिकॉम्बिनेंट एंड ब्लू वंस आर नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक तो PuC8 जो है वो लैग सिलेक्शन बेस्ड प्लाज्मिड है। ठीक है, जिसमें हम लैग बेसिस पे करते हैं। अब कई बार वो क्या करते हैं, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कहता उसने ना गलती से जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पिसिलिन वाली जगह डाल दिया, तो क्या होगा। जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डालना था, यहाँ पे, बट गलती से एम्पिसिलिन वाली जगह डाल दिया, तो क्या होगा। तब ब्लू और व्हाइट कौन सी होंगी। हम्म, हम्म, तो जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं दैट विल नॉट ग्रो। रिकॉम्बिनेंट तो है ना वो, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट वैसे यहाँ पे डालना था, आपने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स तो ग्रो करेंगे बट रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो। अब वो इतनी बड़ा उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट दी, और कई बार बच्चा ये सोच लेता है ना कि वो, कि मतलब वही जैसे अगर, लेकिन मीडियम पे एम्पिसिलिन होना चाहिए, तो उस केस में रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट गलती से आपने लैग सी प्राइम की जगह एम्पिसिलिन पे डाल दिया। तो उस क्वेश्चन का आंसर यही था कि रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो। ठीक है, अभी देखता हूँ अगर क्वेश्चन है वो आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही पूरा का पूरा वही कहानी आपके सामने लिखी हुई है। कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट है, जीन क्लोनिंग आया ना, देखो टर्म आ गई जीन क्लोनिंग। By mistake, researcher introduced the DNA of interest within ampicillin resistance gene instead of LAG-Z gene. The competent cells were allowed to take up the plasmid and plated on a media containing ampicillin, Axgal, IPTG और blue white screening के लिए आपने उसको सब्जेक्ट करा। Considering all plasmids were recombinant, उसने उसने आपको कह दिया कि सारे plasmids recombinant हैं। ठीक है, which one of the following statement correctly describes the outcome of a experiment। ठीक है, तो पहला लिखा है कि बैक्टीरिया जिन्होंने प्लाज्मिड ले लिया वो ग्रो करेंगे एंड गिव ब्लू कॉलोनीज। दूसरा, वो बैक्टीरिया जिन्होंने प्लाज्मिड ले लिया दैट वुड नॉट ग्रो। ठीक है, तीसरा, द बैक्टीरिया विच टूक अप द प्लाज्मिड वुड फॉर्म वाइट कॉलोनीज एंड ऑल ऑफ द बैक्टीरिया वुड ग्रो एंड गिव वाइट कॉलोनीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें तो एम्पिसिलिन की जगह डाल दिया ना, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। तो अगर सारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, द बैक्टीरिया which took up the plasmids would not grow. This is the right answer. ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने बैक्टीरियल वेक्टर्स की बात करी। अब हम वायरस बेस्ड वेक्टर्स की बात करते हैं। वो कह रहा है कि एक यूजफुल फीचर है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कितने DNA को वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, बिफोर इट बिकम्स अनवाइबल, कि भाई एक एक पर्टिकुलर DNA का साइज जो वो इंसर्ट कर सकता है। कहता है जब 5 KB से साइज बढ़ता है, ठीक है, inserts greater than 5 KB increase plasmid size to the point at which efficient transformation of a bacterial cell decreases।
markedly, and bacteriophages have been adapted as vector in order to propagate larger fragment of DNA in bacterial cell। क्योंकि प्लाज्मिड तो कहता है 5 kb से आप ज्यादा डालोगे तो फिर वो मतलब अनवायबल हो जाएगा, या वो वेक्टर ग्रो ही नहीं करेंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे एक लैम्डा बैक्टीरियोफाज, ठीक है। कहता है ये इट हैज ऑफर एन अप्रोक्सीमेटली 16 फोल्ड एडवांटेज इन क्लोनिंग एफिशिएंसी इन कंपैरिजन विद मोस्ट एफिशिएंट प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर अभी आप देखोगे इंसर्ट साइज आपका ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फाज लैम्डा है, ठीक है, उसकी क्या लेंथ बता रखी है इसने, 49 kb, उसकी क्या लेंथ है आपकी, 49 kb, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये उसने आपको साइकिल दिखा रखी है। जैसे अगर आपने लैम्डा फाज का थोड़ा पढ़ा हो, तो इसमें ना लाइसोजेनिक और लाइटिक फेज होता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, उसके अंदर आपका देखो ये आपका फाज है। जनरली बैक्टीरियोफाजिस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो डीएनए आपका गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, तो जैसे दो टाइप का पाथ वो दिखा रहा है, एक क्या शो कर रहा है आपका लाइसोजेनिक, और दूसरा क्या शो कर रहा है वो आपका लाइटिक, ठीक है, लाइटिक या लिटिक। सो जो लाइसोजेनिक है उसमें क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ फाज डीएनए, तो क्या बन जाता है आपका प्रोफाज, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या होता है, जैसे फाज डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए डाइजेस्टेड, बैक्टीरिया का डीएनए डाइजेस्ट हो जाता है, न्यू फाज सिंथेसाइज, ठीक है, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और बाद में आपका लेट प्रोटीन, और लाइसिस में वो बेसिकली लाइस करके नए वायरसेस बनते हैं। ये लाइसोजेनिक भी क्या होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि पहले वो लाइसोजेनिक फेज में रहता है, बाद में वो लाइटिक फेज में आ जाता है, ठीक है। इसमें ना ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है इसमें साइकिल ना। जैसे इसमें हम एक तो बात करते हैं क्रो की, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, क्रो। अगर क्रो जीन ऑन होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइटिक फेज के लिए, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और एक होती है सीआई जीन, अगर वो ऑन होती है तो कौन सा फेज होता है, लाइसोजेनिक। क्योंकि इसमें ना बड़े सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए आपको बैक्टीरियोफेज लैम्डा को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बट यहाँ पर अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि वायरसेस क्या करते हैं। जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा कंडीशंस होती हैं अलग अलग ना, या तो वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए में लगा देता है, तो एक तो ये डेफिनेशन आ जाती है कि प्रोफाज क्या होता है। और लाइसिस में वो अपना कॉपी नंबर बनाएगा, अपने डीएनए की कॉपीज बनाएगा अपने, क्योंकि ऑब्वियसली कैप्सिड होता है, प्रोटीन एनवेलप होता है, उसकी कॉपीज बनाएगा और लाइस करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो चलो जनरल बात कर रहा है। हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है, हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है कि नॉर्मली वायरसेस व्हाट दे आर डूइंग, वायरस तो अपना कॉपी नंबर बढ़ा रहे हैं ना। अगर हम वायरस के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, ठीक है, नाउ वायरस विल डिलीवर डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड इट विल मेक कॉपीज ऑफ दैट डीएनए, ठीक है। इसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया ना, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि हमें लार्ज, क्योंकि हमारा जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि अब हम जैसे जैसे एडवांसमेंट आगे आगे जाएंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि हमारा इंसर्ट साइज, ठीक है। अब वही ना फाज लैम्डा की भी एक लिमिट है, ठीक है, फिर हमने फाजमिड बनाए, कॉस्मिड्स बनाए, तो उनकी भी एक लिमिट है। तो वो अब आपका इंसर्ट साइज बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हम वेक्टर चूज करते जाएंगे, ठीक है। ये एक टेबल मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, और ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक इसमें होगी एक टेबल ना, ठीक है, उसमें सारे के सारे आपके वेक्टर्स के इंसर्ट साइजेस बता रखे हैं। तो इसमें शायद होगा पहले, और कोई नहीं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वो मैंने आपको इमेज भी शेयर करी थी, तो उसमें जितने वेक्टर्स हैं उनके क्या बता रखे हैं आपके इंसर्ट साइजेस। हाँ, वो मैंने आपको एक इमेज शेयर भी की थी, ये देखो ये रही इमेज, ये मैंने आपको शेयर भी कर रखी है। आप ये देखो ना M13, इसका इंसर्ट साइज, ये तो चलो अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका तो काफी कम होता है, बट इसको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं। प्लाज्मिड का 1 to 5, फाच लैम्डा 2 to 25, ठीक है। फिर हमने कॉस्मिड बनाए 35 to 45। बैक, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक डीएनए का साइज 140 किलो बेस है, उसके लिए आप बैक यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब 300 तक बैक यू कैन यूज, बट अगर 300 से ज्यादा है यू कैन गो फॉर यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है
वेक्टर देंगे और कई बार उसको मैच करने को बोलेंगे, या वो पूछेंगे कि बताओ इस वेक्टर का इंसर्ट साइज कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है। तो प्लाज्मिड्स हमने डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा, एक तो आप ये याद रखना बैक्टीरियोफाज जो लैम्डा है, एक तो उसका डीएनए का साइज आप याद रखो, ये जो लाइन है, एक तो ये लीनियर डबल स्टैंडर्ड होता है और अप्रोक्सीमेटली 49 केबी इन लेंथ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें को साइट होती हैं, जैसे ये होता है तो लीनियर है, इसके यहाँ पे ना एंड्स में को साइट होती हैं, तो उनकी हेल्प से जब ये होस्ट सेल के अंदर जाता है फिर ये सर्कुलर बन जाता है। वैसे लीनियर होता है, बट जब ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो ये कैसे हो जाता है आपका सर्कुलर, कैसे हो जाता है आपका ये सर्कुलर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है आपकी कोसाइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये देखो ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द फाज आर 12 बेस पेयर कोसाइट्स। ठीक है, कैसी होती हैं कोसाइट, और उसके बाद उसने क्या लिखा, ऑल दो दे आर asymmetric, they are similar to restriction site and allow the phage DNA to be circularized। ठीक है, उससे phage DNA क्या हो जाता है आपका सर्कुलराइज। ठीक है, और मेन आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारा जो फाज लैम्डा है, मच यूज ऑफ फाज लैम्डा हैज बीन इन प्रोडक्शन ऑफ जीन लाइब्रेरीज। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ एफिशिएंट एंट्री इनटू द इकोलाई सेल एंड द फैक्ट दैट लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी स्टेबली इंटीग्रेटेड। ठीक है, फॉर द क्लोनिंग ऑफ लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स अप टू 25 किलो बेस, मच ऑफ द नॉन एसेंशियल लैम्डा डीएनए दैट कोड्स फॉर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इज रिमूव्ड। ठीक है, मतलब जो बेसिकली जो भी नॉन एसेंशियल है, देखो क्या ना, आप जो भी एक ये जो वायरसेस हैं इनके अंदर डीएनए है, तो वैसे तो स्टैंडर्ड आपने कितना लिखा 49। ठीक है, तो इसमें से ना कुछ आपको रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इसके अंदर जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल सकते हो। ये नहीं है कि 49 है उसके अंदर सीधा 25 डाल दो, तो वो भी अनस्टेबल है। तो ऑलमोस्ट उतना, या थोड़ा सा कह सकते हो कि जितना आप रिमूव कर रहे हो उससे थोड़ा सा शायद एक्स्ट्रा डल जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने 20 KB रिमूव करा तो 25 KB आपने डाल दिया, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है ना कि वो स्टेबल भी रहना चाहिए ना। ये नहीं है कि आप डीएनए तो डाल दो वेक्टर के अंदर, अब मान लो बैक्टीरियोफाज के अंदर आपने डीएनए डाल दिया जिसमें फॉरेन जीन है, बट वो उसको डिलीवरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर एक चीज का एक सिस्टम है। ठीक है, सो तभी उसने लिखा ना अप्रोक्सीमेटली 25 KB। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट फाज होता है वो असेंबल होते हैं। ठीक है, एंड द न्यूली फाज आर नाउ यूज टू इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स दैट हैव बीन प्लेटेड ऑन अगार। ठीक है, तो अब जो आपने न्यूली फाज बनाए हैं उसको आप क्या कराओगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है। ठीक है, जैसे ये देखो कि जो भी आपने मतलब इन विट्रो पैकेजिंग, ठीक है, जो भी आपके पास जो डीएनए है आपने उसको किसके अंदर डालना है, फाजिस के अंदर, और फिर आपने उसको बैक्टीरिया को उसको इन्फेक्ट कराना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वो होस्ट सेल के अंदर है तो वही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो ये तो सब उसने प्रोसेस बता रखा। मेन यहाँ पर क्या बात है, एक आप लैम्डा फाज इज यूज एज ए वेक्टर। ठीक है, उसका साइज कैसा होता है, वो वेक्टर का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए 49 KB है, 25 KB तक आप डीएनए डाल सकते हो। अब इसमें भी ना ये दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है इंजर्शन, एक होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, इंजर्शन में तो आप सीधा डालते हो। ठीक है, जैसे आपने क्या करा कि एक इंजर्शन वेक्टर है उसके अंदर आपने डाइजेशन कराया और डीएनए डाल दिया। लेकिन रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हो, एक एक स्टफर फ्रैगमेंट होता है उसको रिमूव करते हो और फिर डीएनए डालते हो। ठीक है, तो इसमें आप एक दो एग्जांपल याद रख सकते हो कि लैम्डा GT10 एंड लैम्डा कैरोन 16A, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं आपके इंजर्शन वेक्टर्स के। ठीक है, और लैम्डा EMBL और लैम्डा जैप, ये दोनों रिप्लेसमेंट वेक्टर के एग्जांपल हैं। ठीक है, बस सिंपली आप याद रखो कि ये इंजर्शन इंजर्शन में आप क्या कर रहे हो कि, तो लिखा ना उसने तभी लिखा कि जो लैम्डा इंजर्शन वेक्टर होते हैं दे एक्सेप्ट लेस डीएनए, क्योंकि इसके अंदर आप कट करते हो सीधा डीएनए डाल देते हो। रिप्लेसमेंट में यू विल रिमूव ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो उससे क्या होता है कि आपका जो इंसर्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा GT10 एंड कैरोन 16A, दीज आर एग्जांपल ऑफ इंसर्शन वेक्टर। एंड लैम्डा EMBL आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सुना होगा, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी।
सुना है EMBL? EMBL और क्या पढ़ते हैं, DDBJ, DNA डाटा बैंक ऑफ जापान, जैन बैंक, ये बायो इन्फो में पढ़ते हैं सब। तो ये EMBL शायद वहीं से नाम है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है। NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये सब बायो इन्फो में आता है आपका। ठीक है। तो ये सिंपल, इसमें आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक क्या उसमें हम करते हैं, बस आप ये याद रखना कि अ, जो लैम्डा फाज है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें लैम्डा कौन कौन से पढ़े हमने, इंदर्शन के एग्जाम्पल, लैम्डा, और दूसरे के लैम्डा EMBL एंड जैप। ठीक है, तो उसकी आपको डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है कि उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, बट सिंपली आप सभी नाम याद रखो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, M13 एंड फाजमिड बेस्ड वैक्टर्स। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, M13 एंड फाजमिड बेस्ड वैक्टर्स। अब वो क्या करे कि ये जो M13 होता है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। अब देखो बैक्टीरियोफाज लैम्डा और M13 में क्या फर्क आया, कैसा होता है ये, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। सो मच यूज has been made of single-stranded bacteriophage vector as M13 and vectors which are have combined property of phage and plasmid। ठीक है, फाजमिड जो नाम है ना, उसके अंदर कुछ फीचर तो फाज वाले होते हैं और कुछ प्लाज्मिड वाले, तभी इसका क्या नाम है, फाजमिड। ठीक है। फाजमिड नाम कहाँ से आया, बिकॉज इसके अंदर कुछ फीचर फाज वाले हैं और कुछ फीचर कौन से हैं आपके, प्लाज्मिड वाले हैं। ठीक है। तो M13 एक फिलामेंटस कॉलीफाज है, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA जीनोम होता है। देखो ये जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो कई बार कुछ एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये जो वेक्टर्स हैं इनके बारे में आपको पता भी होगा कि इसके अंदर DNA कैसा होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेप्लिकेशन की बात करेंगे जिसे बोलते हैं हम रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। ठीक है। कौन सी रेप्लिकेशन होती है, रोलिंग सर्कल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन कौन दिखाता है, तो M13 होता है। एक आपका, हम और भी पढ़ेंगे इसमें, जो 5x174, वो तो बैक्टीरियोफाज होता है वैसे ना, 5x174। ठीक है। तो ये भी मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। भले इसको हम एज ए वेक्टर नहीं यूज करते, बट ये भी रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म दिखाता है। अब होता है क्या है, कहता है जब ई कोलाई में इन्फेक्शन करते हैं तो DNA रेप्लिकेट इनिशियली एज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बट सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंड विरियंस फॉर इन्फेक्शन ऑफ फर्दर बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब इस वेक्टर की क्या खास बात है, इससे आप ना सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनवा सकते हो। ये आप ये देखो, ये देखो आप, ये जो डायग्राम है, देखो वायरस ने, ये M13 है, ये ई कोलाई के पाइलस जो पिलाई होता है वहां पे आके लगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA अंदर चला गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं प्लस स्टैंड, उसको देख के एक और स्टैंड बन जाता है। ठीक है। उसे हम क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेटिव फॉर्म। अब ये जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनाएगी, और वो सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज फिर वही की, वो असेंबल्ड हो जाएंगी, और फिर वो नए M13 फाजिस रिलीज होंगे, वो फर्दर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं हम, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। ठीक है। रोलिंग सर्कल में पहले वो सिंगल स्टैंड होता है, फिर वो डबल स्टैंड में कन्वर्ट होता है, फिर जब रोलिंग सर्कल एप्लीकेशन होती है तो वो सिंगल स्टैंड बनाती है, तो उसकी कॉपीज बनेगी। बट उसके लिए पहले डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि जैसे आप ये मान के चल सकते हो ना कि जो, अब बेसिकली जो, क्योंकि उन्होंने यूज तो किसका, पॉलीमरेज करना है, बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का पॉलीमरेज से एक तरह से क्या करेंगे ये आपका, उससे सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनाते जाएंगे, और सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनेंगे तो M13 का नंबर बढ़ता जाएगा, और वो फर्दर बेसिकली आगे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो इसका मोटिव क्या हो सकता है ना, जैसे आपको DNA सीक्वेंसिंग करनी होती है, आपके पास एक DNA है, आपने उसकी सीक्वेंसिंग करनी है। ठीक है। तो आप क्या करो कि मान लो इसके अंदर उसका एक स्टैंड लगा दो, ठीक है, या जो भी है, तो क्योंकि ये 5 सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनाएगा तो उसको आप डायरेक्ट सीक्वेंसिंग कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज डबल स्टैंडर्ड है तो पहले उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, और फिर क्योंकि एक स्टैंड का सीक्वेंस पता लग गया तो दूसरे का तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है।
तो इस फाज को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, अगर आपने सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लाइन भी लिखा हुआ है, द नेचर ऑफ दीज वैक्टर्स मेक देम आइडियल फॉर टेक्निक सच एज चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग एंड इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, क्योंकि दोनों के अंदर आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए होता है। तो M13 वैक्टर को यूज करके आप सिंगल स्टैंड कॉपीज बना सकते हो जो भी आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सो M13 और फाजमिड सच एज पी ब्लू स्क्रिप्ट इट हार्बर्स ए मेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टर्म्ड एज एफ पाइलस, ठीक है ना। हमने कहा था ना जिसके अंदर एफ फैक्टर होता है, ठीक है ना, वो एफ पाइलस। They enter the cell by adsorption on this structure, and inside the fast DNA is converted into double-stranded replicative form और RF form, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करता है until 100 RF molecules are produced within E. coli cell. DNA synthesis then switches to the production of single strands. पहले तो 100 RF बन जाते हैं, उसके बाद वो कह रहा है कि वो अब क्योंकि ये तो डबल स्टैंडर्ड ही है, नाउ इट विल स्विच टू द सिंगल स्टैंड फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद जैसे वो देखो यहाँ पे बताता जा रहा है आपका कि अलग अलग चलो जीन्स हैं जिनका रोल होता है, ठीक है। तो मेन चलो इसमें आपको इतना भी उसमें नहीं जाना, बट मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि M13 जो है उसको आप सिंगल स्टैंड कॉपीज के लिए यूज कर सकते हो। बट अभी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ना इसमें ना स्कोप बहुत कम है, जो M13 के अंदर ना, कि जो आप डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डालते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने का स्कोप बहुत कम है, ठीक है। वो इसमें शायद थोड़ा डिटेल में नहीं बता रखा, बट मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताता हूँ। तो देखते हैं आपका M13 जो है, M13 बैक्टीरियोफाज एज ए फैक्टर, ठीक है। देखो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो M13 है, ठीक है, एक तो अभी जैसे आपने देखा कि ये मतलब सिंगल स्टैंडर्ड है, और इसकी जो लेंथ है ना दैट इज ओनली 6.4 KB इन लेंथ, ओनली 6.4 KB इन लेंथ। और ये जो 6.4 KB है, इसमें मोस्टली क्या है, 10 क्लोज रिलेटेड जीन्स। इसके अंदर मोस्टली क्या है आपकी, मोस्टली 10 क्लोजली रिलेटेड जीन्स, और जो कि असेंशियल है, मतलब जिसके बिना M13 रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो इनको तो आप नहीं, जो चीज एसेंशियल है उसको तो आप डिलीट कर नहीं सकते, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक पोर्शन होता है ऑफ 507 न्यूक्लियोटाइड, 507 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, जहां पर आप डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी क्या कि उसमें भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहीं पर है, ठीक है। जो 507 है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी उसी के अंदर ही है, तो उसको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चलो मेन मोटिव जैसे आप हम वही बात कर रहे हैं कि हमें सिंगल स्टैंड कॉपी चाहिए जैसे इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस या डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। बट इसमें स्कोप बहुत कम है, तभी आपने देखा था इसमें साइज सिर्फ कितना लिखा होता, 1 to 4 KB। जो M13 को अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें इंसर्ट साइज बहुत कम है, प्लाज्मिड से भी कम है। बट वही है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनाता है, तो वो उसका एक एडवांटेज है, ठीक है। सो इसमें उन्होंने क्या करा ना, जैसे मान लो एक एक दो पॉइंट जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, मतलब आपके पास सिर्फ स्कोप जो है वो इतना सा पार्ट है, और इसी के अंदर आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है। बस इतना सा आपके पास स्कोप है कि आप 507 जो है यहाँ पर आप डीएनए को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि कोई सिलेक्टेबल मार्कर नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर एक लैग जी प्राइम को डाला। किसको डाला, लैग जी प्राइम को, ठीक है, ताकि जो हमें सिलेक्शन में हेल्प करे। कौन सी जीन को डाला, लैग जी प्राइम। इस वेक्टर को हम बोलते हैं M13MP1। क्या बोलते हैं, M13MP1। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो लैग जी प्राइम है उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है, जो ये लैग जी प्राइम हमने डाला था, ठीक है, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं थी। अब रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है तो डीएनए कैसे डालोगे, ठीक है। बट उन्होंने देखा यहाँ पर ना एक सीक्वेंस था
लैग जी प्राइम के अंदर GGA TTC, ठीक है। अभी हमें तो इको R1 का क्या होता है, वो तो GA TTC होता है। यहाँ पर क्या था, GGA TTC, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस से जी को किस में चेंज कराया, ए में। ये एक टेक्निक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस। तो उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, आपका जो GGA TTC था उसकी जगह उन्होंने क्या करा दिया, GAA TTC, ताकि वहां पर आपका DNA ऑफ इंटरेस्ट को आप इंसर्ट कर पाओ, ठीक है। GAA TTC। फिर ठीक है, बाद में तो इसको बोल देते हैं M13 MP2। तो बाद में तो चलो इन्होंने और बनाते रहे, अब क्योंकि एक साइट आ गई तो यहाँ पर आप लिंकर डाल सकते हो जिसके अंदर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन साइट हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जैसे इनके ना अलग अलग नाम है, M13 MP7 MP8, ठीक है। तो मतलब मेन मोटिव यही था कि आप और रिस्ट्रिक्शन साइट्स को इंट्रोड्यूस करो, तो जैसे जैसे वो और रिस्ट्रिक्शन साइट्स इंट्रोड्यूस करते गए तो उनको हमने आपके डिफरेंट नेम्स दिए, ठीक है। बट यही दो तीन मेन पॉइंट हैं कि एक तो इसका साइज कितना है, ठीक है। जो भी वेक्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे लैम्डा का साइज था 49 KB, इट वाज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। M13 6.4 KB, ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर स्कोप कम है DNA को एडिट करने का, जो 10 जीन है उसको तो आप हिला ही नहीं सकते क्योंकि उसके बिना तो वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, ठीक है। एक तो साइज इसका कम है और मोस्ट ऑफ द जो DNA है वो 10 क्लोजली रिलेटेड जीन्स ने ले रखा है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि इसका एडवांटेज वही है कि अगर आपको सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनवानी है, ठीक है। और दूसरा यही कि इसके अंदर हमने क्या डिस्कस करा कि ये एक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन दिखाता है, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट आप इससे रिलेटेड याद रखना। तो रोलिंग सर्कल के अंदर पहले प्लस स्टैंड होता है, फिर रेप्लिकेटिव फॉर्म बनती है, और रेप्लिकेटिव फॉर्म से फिर वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाता है, ठीक है। और एक बैक्टीरियोफाज और भी जो मैंने आपको बताया 5 into 174, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये भी आपका ये ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कौन दिखाता है, ये आया भी हुआ है पेपर में क्वेश्चन 5 into 174। तो उसमें यही स्टेटमेंट थी कि वो रेप्लिकेटिव फॉर्म में जाता है फिर उससे कॉपीज बनती हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, मतलब बस देखो क्या ना, मैं आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंसर्ट साइज, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पता हो, आपको इसमें नहीं जाना है डिटेल में। जैसे अभी हमने लैम्डा वेक्टर डिस्कस करे, तो लैम्डा से एब्सलूट ऐसा कुछ नहीं, आपसे वो पूछेंगे, नाम जरूर पूछ सकते हैं, ये इंसर्शन है, ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करी उस हिसाब से उन्होंने उसको नेम्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना पॉलीलिंकर, पॉलीलिंकर जिसके थ्रू आप मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें नंबरिंग देखोगे, जैसे इसमें अगर आप देखोगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दोनों में 9 ही है, बट इन्होंने उसको थोड़ा नेम अलग अलग दे रखे हैं, कुछ इसके अंदर कॉमन भी होंगी कुछ डिफरेंट भी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो वही है कि जितनी जितना नंबर ज्यादा है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स उतनी ज्यादा है, उसके अंदर आपकी क्लोनिंग साइट जो है वो उतनी ही क्या है, ज्यादा है, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत जो भी फीचर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, बट मेनली जो लैग जी है उसी के अंदर आपकी क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाजमिड की, ठीक है। फाजमिड क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फाजमिड नेम से पता लग रहा है ये प्लाज्मिड और किससे बना है आपका, बेसिकली आपका जो फाज है, फाज भी इसमें स्पेसिफिकली हम M13 की बात करते हैं। तो इसके अंदर जैसे क्या बता रखा है, फाजमिड्स आर वेरी सिमिलर टू M13 and replicate in similar fashion. One of the first plasmid vector PEMBL was constructed by inserting a fragment of another phage termed F1 containing phage origin of replication and elements for its morphogenesis into PUC8 plasmid। कि PUC8 प्लाज्मिड के अंदर आपने फाज का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लिया, ठीक है। मतलब प्लाज्मिड तो कौन सा है,
PUC8 लिया, और प्लस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसका है, फाज का है। ठीक है। फॉलोइंग सुपर इन्फेक्शन विद हेल्पर फाज, जैसे एक इसमें हम हेल्पर फाज लेते हैं, द F1 origin is activated, allowing single stranded DNA to be produced. ठीक है। The phage is assembled into a phage coat, extruded through the periplasm and secreted into the culture medium in the similar way to M13। ठीक है। तो वही बता रहा है कि सुपर इन्फेक्शन के बाद जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेटिव फॉर्म लेता है, विच इज डबल स्टैंडर्ड। ठीक है। दिस अलाउज फर्दर मैनिपुलेशन सच एज रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, ligation and mapping analysis to be performed। ठीक है। The P blue script SK vector is also a plasmid that can be used in its own right as a cloning vector and manipulated as if it were a plasmid। So it may be like M13 be used in nucleotide sequencing and side directed mutagenesis। ठीक है। देखो इसमें बस थोड़ा सा ही हो सकता है इसका इंसर्ट साइज बड़ा होगा, M13 में हमारे पास स्कोप कम था। अब प्लाज्मिड के अंदर क्या है आपके पास, स्कोप ज्यादा है। ठीक है ना। फाजमिड का इन्होंने इंसर्ट साइज बता रखा था, अगर आप टेबल देखो, ये कॉस्मिड का बताया था उसमें, टू फाजमिड का। हाँ, नहीं फाजमिड का नहीं बता रखा ना, फाजमिड का नहीं बता रखा। तो मेन इसका मोटिव यही होगा कि, क्योंकि देखो M13 के अंदर तो आप DNA का साइज बड़ा डाल नहीं सकते क्योंकि उसमें तो स्कोप कम है। तो फाजमिड के अंदर आप M13 जो है उसका आप ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन और एक प्लाज्मिड लेते हो। ठीक है। क्योंकि प्लाज्मिड का M13 से तो कंपैरेटिवली इंसर्ट साइज बड़ा है। ठीक है। कहाँ पे, हाँ, मतलब वही होता है कि 10 KB तक का आप जो साइज है उसको इंसर्ट कर सकते हो। बट द थिंग देखो ना, मेन क्या है, मेन क्या मोटिव है फाजमिड और M13 का, कि हमें सिंगल स्ट्रैंड कॉपीज बनानी है ताकि आप उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग कर सको, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कर सको। तो मतलब जैसे आप प्रोब बनाते हो, प्रोब क्या होते हैं, प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं क्योंकि दैट इज स्पेसिफिक टू सम DNA जिसको भी आपने फाइंड आउट करना है। तो वो सब चीजें आप इससे कर सकते हो। तो जब भी, बट इसमें आपको एक हेल्पर फाज भी देना पड़ता है जिससे सिंगल स्टैंडर्ड DNA बने आपका। ठीक है। तो मेनली जब भी हम M13 या फाजमिड की बात कर रहे हैं तो आप याद रखना, अगर आपको सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज बनानी है, जैसे उसने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि हमने किसी डबल स्टैंडर्ड DNA की सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनानी है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे आपका, यू कैन गो फॉर फाजमिड। ठीक है। M13 का इंसर्ट साइज 1 to 4 है, बट विद फाजमिड जैसे अप टू 10 KB तक DNA को आप, मतलब उसका सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी आप, सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन आप बनवा सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्मिड। ठीक है। सो अब कॉस्मिड में क्या होता है ना, कॉस्मिड में कोसाइट्स होते हैं लैम्डा फाज की। ठीक है। कॉस्मिड नाम कहाँ से आया है, क्योंकि जब हमने लैम्डा फाज डिस्कस करा था तो उसमें क्या थी, कोसाइट। तो इसमें हम कोसाइट्स लेते हैं किसकी, कोसाइट्स लेते हैं हम लैम्डा फाज की, और साथ में प्लाज्मिड। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका, कॉस्मिड, क्योंकि इसका इंसर्ट साइज कंपैरेटिवली और भी आपका ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर आप मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 to 47। तो ये थोड़ा बहुत आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट दिस मच फॉरेन DNA यू कैन इंसर्ट। अगर आपके पास कॉस्मिक फैक्टर 5 KB साइज का भी है, मतलब 5 KB के वेक्टर के अंदर आप 32 to 37 KB का DNA डाल सकते हो। ठीक है। सो द वे इन विच फाज लैम्डा इज रेप्लिकेटेड इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लार्जर इंसर्ट क्लोनिंग वेक्टर टर्म कॉस्मिड। ठीक है। सो ये जो कॉस्मिड होते हैं, दीज आर, अब जैसे आप देख सकते हैं कॉस्मेटाइड्स में को साइट्स होती हैं। ठीक है। वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा ना इसने 37 to 52 KB तक इसने लिखा हुआ है। ठीक है।
और ऑब्वियसली फिर आपने उसको किस में डालना है, आपके बैक्टीरिया में, ठीक है। सो दे are useful for analysis of highly complex genomes and are an important part of various genome mapping project। अब देखो वो क्या बता रहा है कि लैम्डा फाज की जो अपर लिमिट है वो है 21 kb, जैसे वहां पे अप टू 25 लिखा हुआ था। दिस इज बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल जीन एंड द फैक्ट दैट मैक्सिमम लेंथ बिटवीन द को साइट्स इज 52 kb। जैसे अगर एक को साइट है, ठीक है, और दूसरी जो को साइट है, कहता है उसके बीच में 52 kb ही हो सकता है। उसके बीच में यहाँ से बीच में जो डीएनए है वो 52 kb है। जैसे 49 kb तो उसका खुद का ही था, 49 kb था ना उसका साइज की, और एंड में कोसाइट थी, ठीक है। अब उसमें आप अगर मान लो 20-25 को रिमूव कर रहे हो तो 20-25 ही आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोसाइट के बीच में 52 होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप साइज बड़ा होगा तो फिर वो सर्कुलराइज नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली कॉस्मेट वेक्टर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड दैट इनकॉर्पोरेट द कोसाइट्स फ्रॉम फाच लैम्डा एंड ऑल्सो एसेंशियल फीचर ऑफ प्लाज्मिड। जैसे प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ड्रग रेजिस्टेंस उसका होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट उसकी होंगी, ठीक है। सो क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो यहाँ पर आपने वायरस के हेड के अंदर डीएनए को फिट करना है, ठीक है। जैसे आप ये देखो ना, आपने ये तो बना लिया, आपने ऑब्वियसली फिर उसको किस में डालना है, बेसिकली जो आपका बैक्टीरियोफाज है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बैक्टीरियोफाज डीएनए को डिलीवर करे तो उसके उसके जो प्रोटीन कैप्सिड है, ठीक है ना, अब ये जैसे मान लो ये प्रोटीन कैप्सिड है तो उसके अंदर एक एक स्पेसिफिक साइज का डीएनए फिट आ सकता है ना। तो देखो उसने क्या लिखा कि when a cosmid preparation is linearized by restriction digestion and ligated to DNA for cloning, the products will include concatemers of alternating cosmid vector and insert. Thus, the only requirement for a length of DNA to be packaged into viral head is that it should contain co-site. Space the correct distance apart. In practice, this spacing can range between 37 to 52 kb. Such DNA can be packaged in vitro if phage had precursor tails and packaging point proteins are provided, ठीक है। तो कॉस्मिड बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, मतलब इट इज ए स्मॉल वेक्टर, बट इसके थ्रू आप 37 to 52 kb तक का डीएनए आप डाल सकते हो, ठीक है। ये देखो ये पूरा प्रोसेस उसने आपको बता रखा है यहाँ पर कि आपने ये फॉरेन डीएनए जिसको आपने क्लोन करना है, ठीक है, तो आपने उनको कॉस्मिड और फॉरेन डीएनए दोनों को डाइजेस्ट कराया, फिर लाइगेशन कराई, ठीक है। पैकेजिंग इन विट्रो इफ को साइट्स इज इन रेंज 37 to 52 kb, ठीक है। उसके बाद क्या करा उसने, आपका इन्फेक्शन बाय फाज ऑफ ईपलाई, जो फाज है क्योंकि फाज के हेड में आपको डालना है, ठीक है, और उसके थ्रू वो जो आपका वेक्टर है वो किसके अंदर चला गया, क्योंकि पहले देखो वो लीनियर ही था बट वो रीसर्कुलराइज हो गया क्योंकि उसमें कोस साइड थी, और ये देखो वेक्टर आपका डिलीवर हो गया। तो मतलब कॉस्मिड में क्या है कि उसका साइज बहुत छोटा है, आप 5 kb तक का ले सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि उसमें आपने प्लाज्मिड के अंदर बस कोसाइट्स लगाई है और कुछ नहीं करा। आप ये देखो ये कोसाइट है, तो पहले तो आपने यहाँ पे कट कराया, फिर फॉरेन डीएनए को इसके अंदर डाला, और विद द हेल्प ऑफ फाज लैम्डा आपने उसको डिलीवर करा दिया बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। तो अभी तक जितने भी वेक्टर्स हमने पढ़े तो उन सब के अंदर कॉस्मिड का इंसर्ट साइज सबसे ज्यादा है। आपने चाहे प्लाज्मिड पढ़ा, चाहे बैक्टीरियोफाज लैम्डा पढ़ा, चाहे आपने M13 पढ़ा, तो कई बार तो आपको ये भी दे सकते हैं ना कि 4-5 प्लाज्मिड है तो अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ इंजर्शन, कि कितने फ्रैगमेंट को वो इंजर्ट कर सकते हैं। M13 का सबसे कम है, तो उसके बाद आपने प्लाज्मिड का लिखा, उसके बाद आपने बैक्टीरियोफाज लैम्डा का है, उसके बाद आपका कॉस्मिड का है, ठीक है। फाजमिड का बीच में आप लिख सकते हो क्योंकि फाजमिड का वैसे तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा से भी कम था, जैसे अप टू 10 kb हमने लिखा। उसके बाद आ गया आपका ये कॉस्मिड, और अभी जब हम आगे बात करेंगे बैक और यैक की, उनका इंसर्ट साइज तो और भी ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इससे बेस ना पहले, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। बिकॉज दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल्स, क्योंकि इनके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो ये रीजन होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि इनमें से कौन सी
स्टेटमेंट लैम्डा फाज को डिस्क्राइब करती है। तो दैट इज योर, जो कि अभी हमने डिस्कस करा कि उसका डबल स्टैंड लीनियर जीनोम होता है और ये टेम्परेट फाज होता है। ठीक है। अब जैसे ये होता है ना, जनरल सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया आपसे, तो आपको थोड़ा बैक्टीरियोफेज लैम्डा के बारे में भी पता होना चाहिए, और उसको हम एज ए वेक्टर भी आपका यूज करते हैं। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आया था कि एक ना ये कोल E1 प्लाज्मिड होता है। ठीक है। तो इसका लो टू मीडियम कॉपी नंबर होता है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था ना PUC जनरली जो होते हैं उनका कॉपी नंबर काफी ज्यादा होता है। ठीक है। सो इसमें बस आप याद रखना, इसमें एक म्यूटेशन होती है RNA 2 में, विच इज ए प्राइमर फॉर रेप्लिकेशन इनिशिएशन। ठीक है। एंड डज नॉट कैरी द रोप जीन। ठीक है। तो ये आपको फैक्ट ही याद रखना पड़ेगा। इसमें कॉल E1 में ये म्यूटेशन नहीं होती ना, PUC8 में होती है, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन है ना कि इसका कॉपी नंबर कम है, लो टू मीडियम इसका हाई है। तो PUC18 में एक म्यूटेशन होने की वजह से, जैसे वो भी नॉर्मली भी हमने PUC8 में यही कहा था ना कि उसमें एक क्योंकि देखो क्या है, ओरिजिन ओरिजिन वो होता है ना जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो प्राइमर ने तो वहीं जाके लगना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक प्राइमर में म्यूटेशन है जिसने रेप्लिकेशन की इनिशिएशन करानी है, और इसके अंदर रोप जीन नहीं होती है PUC18 के अंदर। ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ना है आपका, लार्ज इंसर्ट कैपेसिटी वेक्टर्स। द एडवांटेज ऑफ वेक्टर्स दैट एक्सेप्ट लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA देन फाज लैम्डा और कॉस्मिड इज दैट फ्यूअर क्लोन्स नीड टू बी स्क्रीन। देखो फ्यूअर क्लोन्स का मतलब वही है ना कि क्लोन बेसिकली बनाने का मतलब क्या है कि अगर आपके फ्रेगमेंट का साइज कम है तो आपको क्लोन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि आपके पास मान लो मैंने कह दिया आपके पास 10,000 बेस पेयर वाला DNA है। ठीक है। अब अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक फ्रेगमेंट 100 बेस पेयर वाला है, तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे आपके 100। और एक आप कह रहे हो कि हम एक फ्रेगमेंट 1000 बेस पेयर का लेते हैं, तो फ्रेगमेंट कितने बनेंगे 10। एक्चुअली जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना इनको हमें वेक्टर में ही रखते हैं और फिर उनको स्टोर करके रखते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। अब जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे हमारा सारा DNA ले लिया, उसके फ्रेगमेंट्स करो, उन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर में लगाओ, और उन वेक्टर्स को अगर आप ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम क्रोमोजोम यूज करें तो उसमें इंसर्ट करने के बाद आपने उस वेक्टर को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है ना, ईस्ट के अंदर। ठीक है। तो बाद में फिर मतलब अलग अलग वेज होते हैं कि अब फ्रैगमेंट्स तो आपने कर लिए, बट उन फ्रैगमेंट्स को हम ज्वाइन कैसे करें, क्योंकि अब मान लो मैंने कह दिया कि आपने DNA के मान लो 1000 फ्रैगमेंट कर दिए, तो अब 1000 फ्रैगमेंट में कौन सा कहाँ पर था। ठीक है। तो उसके लिए भी अप्रोच होती है कि उनको हम कैसे असेंबल करें। ठीक है ना, क्योंकि आपने तो जैसे अब हमारा जिनोम है, हमारे जिनोम के आप फ्रेगमेंट्स कर दो, वो फ्रेगमेंट हो गए, अब आपको क्या पता कौन सा DNA कहाँ पे था। तो उसके लिए भी टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि अगर आप क्लोन बना रहे हो तो आप उसको ऑर्डर में बनाओ ना, कि ये फ्रेगमेंट इस क्रोमोजोम के, ये वाला जीन इस क्रोमोजोम के ऊपर होता है, ये फ्रेगमेंट इस क्रोमोजोम से आया है, ये वाला फ्रेगमेंट इस क्रोमोजोम से आया, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। सो हम अगर लार्जर फ्रेगमेंट्स, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना ह्यूमन जीनोम लाइब्रेरी की, तो हमें वो वेक्टर चाहिए जिसका इंसर्ट साइज ज्यादा है। ठीक है। So they have also made an enormous impact in the mapping of genomes of organisms such as mouse, and used extensively in the human genome mapping project. Recent developments have allowed the production of a large insert capacity vector based on human artificial chromosome, जिसे हम क्या बोल रहे हैं आपका, जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं बैक, एंड मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं मैक, और वायरस P1 जिसे जिसे उसने क्या बोला आपका, that is PAC, and perhaps the most significant development are vectors based on East artificial chromosome. ठीक है। बट थोड़ा सा पहले हम बैक के बारे में देखते हैं, फिर हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं एक दो पॉइंट्स बैक के बारे में। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज क्लोनिंग वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। तो इसमें लिखिए कुछ पॉइंट्स। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, बैक्टीरियल
artificial chromosomes are simply plasmids, are simply plasmids designed for the cloning of designed for the cloning of very long segments, for the cloning of very long segments, that is 100 to 300 kilo base pair, 100 to 300 किलो बेस पेयर। ठीक है, इनके अंदर जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है, दैट इज योर, जो इसमें हम सिलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं, सो दैट सिलेक्टेबल मार्कर इज रेजिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकोल, रेजिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकोल, रेजिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, और इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वो इसका कॉपी नंबर मेंटेन करके रखता है 1 to 2 कॉपीज पर सेल, 1 to 2 कॉपीज पर सेल, 1 to 2 कॉपीज पर सेल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर है, और इसमें इसका भी प्रिंसिपल ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, यहाँ पर भी लैग जी की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो क्लोनिंग साइट होती है, वहां पर आपका जो क्लोनिंग साइट होती है, वहां पर हम लैग जी की बात करते हैं। इसके अंदर एक एफ प्लाज्मिड पार जीन्स होती हैं, एफ प्लाज्मिड पार जीन्स। तो इनका मोटिव ये होता है कि ये जब भी डॉटर सेल्स बने तो उसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो प्लाज्मिड की, एफ प्लाज्मिड पार जीन्स, so they assist in even distribution, assist in even distribution of plasmids, even distribution of plasmids to daughter cells, of plasmids to daughter cells, daughter cells। ठीक है, और बाकी जो इसमें जो सिलेक्शन होता है, दैट इज सेम जो हमने PUC8 के बारे में पढ़ा था, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। इसमें हम किसकी बात करते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये सिर्फ एक यूकैरियोटिक वेक्टर है, क्योंकि उसको तो आप ई कोलाई में मेंटेन करते हो, बट जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसको आप किस में मेंटेन करते हो, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको आप किस में मेंटेन करते हो, इन सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ठीक है, सो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें वो सब एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेंटेन रहे। ठीक है, सो YAC vectors contain all the DNA elements, contain all the DNA elements needed
all the DNA elements needed to maintain a needed to maintain a eukaryotic chromosome eukaryotic chromosome in the yeast nucleus. Eukaryotic chromosome in the yeast nucleus, comma, a yeast origin of replication, a yeast origin of replication, comma, two selectable markers, and and specialized sequences which are derived from centromere and telomeres, derived from the centromeres and telomeres needed for stability and proper segregation of chromosome and proper segregation of chromosome at cell division, proper segregation of chromosomes at cell division। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका जैसे नॉर्मली हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्योंकि आपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसको मेंटेन करना है, तो इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर आपको किस में हेल्प करेंगे, सिलेक्शन में, ठीक है। जैसे अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं इस वेक्टर का, तो इसके अंदर जैसे एक तो आपका ओरिजिन होगा, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर जैसे आपका सेंट्रोमियर, ठीक है, यहाँ पर जैसे सिलेक्टेबल मार्कर शो करके हैं कि अभी हम करेंगे क्या क्या सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। सो सिलेक्टेबल मार्कर एक्स एंड सिलेक्टेबल मार्कर वाई। अभी मैं आपको नाम लिखूंगा कौन कौन से होते हैं। ये यहाँ पर जैसे आप टीलोमियर शो करते हो कि ये टीलोमियर है, जैसे यहाँ पर हमने ये टीलोमियर वाला सीक्वेंस शो कर दिया, ठीक है, तो ये सब पार्ट आपके इसमें होने चाहिए। इट हैज टू बी इन योर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, तो इसमें सेंट्रोमियर हो गया, टीलोमियर हो गया, आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो, हम्म, सी एन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर हो गया, टीलोमियर हो गया,
ठीक है, जैसे एक सेलेक्टेबल मार्कर का नाम होता है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। एक का नाम जैसे होता है आपका SUP4। एक का नाम होता है आपका URA3। ठीक है, एक का नाम होता है जैसे आपका TRP1। तो ये किसके नाम है? आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स के। ठीक है, तो इनका अलग अलग रोल होता है। जैसे TRP1 तो एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाती है जिसका रोल होता है आपका ट्रिप्टोफैन बनाने में। ठीक है। URA3 का रोल होता है यूरेसिल बनाने में। ठीक है, इसको मैं आपको नेम भी लिखवा देता हूँ कि कौन से एंजाइम ये जीन्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे URA जो 3 है, ये एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है आपका। मतलब ये मेन दो होते हैं, URA3 एंड TRP1। जैसे अभी जब आपने पढ़ा भी था ना, जो पिरिमिडिन सिंथेसिस का पाथवे, जो आपने डीनोवो पाथवे पढ़ा था, तो ये एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है URA3, दैट इज ओरोटोडीन 5 प्राइम ओरोटोडीन और ओरिटिडीन 5 प्राइम फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज। 5 प्राइम फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइम कहाँ पर चाहिए होता है हमें? पिरिमिडिन्स को बनाने में। ठीक है, इट इज फॉर सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन। और जो सेकंड एंजाइम है दैट इज TRP1, ये ट्रिप्टोफैन बनाने में चाहिए होता है, और ये एक बनाता है फॉस्फोराइबोसाइल फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानिलेट आइसोमेरेज। एंथ्रानिलेट आइसोमेरेज। तो ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस में चाहिए होता है, आइसोमेरेज। ठीक है, तो ये जैसे चलो मे बी फुल फॉर्म वो आपसे ना भी पूछें, बट समटाइम्स दे आस्क की ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में कौन से आपके सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, तो ये भी बता रही, ये एक्चुअली TRNA की जीन होती है। TRNA बनाने के लिए एक जीन चाहिए होती है SUP4। जनरली एक स्पेसिफिक TRNA होता है जो जो टायरोसिन वाला होता है। कौन सा होता है आपका? वो TRNA जो जिसके साथ टायरोसिन लगता है, तो ये वो वाली जीन होती है TRNA। मतलब ये जीन उस TRNA के लिए कोड करती है जिस TRNA के साथ टायरोसिन लगता है। ठीक है, बट मेन की इसका इंसर्ट साइज कितना था? इसका इंसर्ट साइज 100 to 2000 किलो बेस पेयर। 100 to 2000 किलो बेस पेयर, क्योंकि इसका इंसर्ट साइज सबसे क्या आपका बड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, और फिर हमारे वेक्टर्स हो जाएंगे कंप्लीट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपने इन स्टेटमेंट्स में से बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। यैक्स कैन कैरी DNA फ्रेगमेंट ऑफ 1 MB। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था? 100 to 2000 किलो बेस। तो 2000 किलो बेस का मतलब है कि 2 मेगा बेस। ठीक है, एक सिंगल ईस्ट के अंदर एक से ज्यादा यैक हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट गलत है कि रीअरेंजमेंट्स इन यैक्स आर रेयर। ठीक है, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन इज पुअर। तो रिकॉम्बिनेशन आपकी ईस्ट में भी होती है। ठीक है,
ये स्टेटमेंट इसमें आपकी फॉल्स है। तो ये हो गए हमारे वेक्टर्स कंप्लीट।